हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैद्य मोहिनी दाते फ्रॉम विश्वार्थ आयुर्वेद क्लिनिक पुणे। जो हमने गर्भ संस्कार का सीरीज सेशन शुरू किया था, उसमें पहले सेशन में हमने जाना कि उसका इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि गर्भ संस्कार में कहाँ से कहाँ तक चीज़ें होती है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है मंथली। तो ये सेशन में हम जानेंगे कि गर्भिणी को हम लोग क्या आहार, क्या विहार और क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग ये सेशन में देखेंगे। इसके लिए जैसे आचार्य चरक जी हैं, चरक संहिता के रचयिता जो है चरक आचार्य जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने ग्रंथ में उसके बारे में जानकारी दी है। जैसे फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ तक हम लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे फर्स्ट मंथ में अव्यक्त अवस्था में जो गर्भ रहता है वो ब्लडी फॉर्म में रहता है, उसका अभी मांस का गोला जो बोलते हैं वो फॉर्म नहीं हुआ होता है, वो ब्लडी फॉर्म में रहता है, लिक्विडी फॉर्म में रहता है, एक ड्रॉप फॉर्म में रहता है। तो ये जो रहता है फर्स्ट मंथ, जो अव्यक्त स्टेज बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो गर्भिणी को खाने के लिए चीज़ें बोलनी चाहिए तो उसी तरह होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं कि मांसानी मांस वर्धेत, जैसे जो चीज़ को हम लोग को वर्धन करना है उसी टाइप का अगर हम लोग डाइट या फूड देंगे तो उसका वर्धन होता है। तो अभी ये लिक्विड फॉर्म में जो है, ब्लडी फॉर्म में जो है, एक छोटा सा डॉट फॉर्म में जो गर्भ आपके पेट में पल रहा है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसका यापन करने के लिए, रस यापन चिकित्सा करने के लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट जो डाइट बोला गया है वो है दुग्ध, मतलब गाय का जो दूध होता है उसको हम लोगों को बोलना चाहिए कि फर्स्ट मंथ में गर्भिणी ने दूध का सेवन करना चाहिए। फिर होता है नारियल का जो मलाई होती है उसको ज़्यादातर सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रसियापन तो करती है लेकिन इससे डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है। उसके बाद सेकंड मंथ में बोला गया है कि मधुर स्कंद द्रव्य के साथ शिरपाक मतलब दूध के साथ बनाया जो होता है उसको शिरपाक बोला जाता है। तो मधुर स्कंदगन मतलब जो मधुर रसात्मक द्रव्य होते हैं, जैसे बला हो गई, अति बला हो गया, यष्टि मधु हो गया, शतावरी हो गया, एरंड, कंटकार, ये सारे द्रव्य मधुर स्कंदगन में आचार्य चरक जी ने अपने ग्रंथ में मेंशन किया है। इसमें से आप अपने आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पास जाके उन जो भी अभी का कंडीशन है वो मदर का, उसके अकॉर्डिंग टू वो ड्रग का शिरपाक आपको दिया जाएगा या बताया जाएगा, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए यापन करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर थर्ड मंथ में बोला गया है कि दूध, मधु एंड घृत का सेवन करना चाहिए। ये इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। इसका जो प्रोपोर्शन रहता है 1:1:1 नहीं हो सकता है, इसको 1:2:1 ऐसा कॉम्बिनेशन में लिया जा सकता है। या तो फिर आप जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, मतलब जो भी टाइम में कुछ खा रहे हो, तो उसमें आपके अन्नपान में दूध, घृत और हनी का सेवन आपको करना है। फिर होता है फोर्थ मंथ में मक्खन, जैसे जो मैंने बोला है, लोनी जो बोला गया है, या तो फिर नारियल की जो मलाई बोली गई है, वो सारी चीज़ें आप दूध, मलाई, ये सब चीज़ें खाइए, क्योंकि फोर्थ मंथ में अभी वो थोड़ा डेवलपिंग स्टेज में हो जाता है। मांस का गोला जैसे बोलते हैं कि वो अभी थोड़ा फॉर्म लेने चालू हो जाता है, तो इससे हम लोगों को थोड़ा लिक्विड से सेमी सॉलिड स्टेज में जो फूड्स रहते हैं वो सब खाने चाहिए। लेकिन फर्स्ट टू थर्ड मंथ में बिल्कुल भी चपाती राइस नहीं खाना, ऐसा नहीं है। बट ये सारी चीज़ें जो इसको वर्धन करेगी ये हमको ज़्यादा प्रीफर करनी है, ऐसा मुझे बोलना है। फिर हो गया फिफ्थ मंथ में दूध और घी का ही प्रयोग करने के लिए बोला है। फिर छठवें महीने में मधुर स्कंद, शिरपाक और घृत का सेवन करने के लिए बोला है। यहाँ पे भी हम लोगों को वेट गेन वगैरह करना है, तो जैसे कोई फल घृत हो गया, जो महाकल्याण घृत हो गया, फल घृत हो गया, ये सारी जो घृत प्रिपरेशंस है अकॉर्डिंग टू आपके प्रैक्टिशनर, आप जिनको कंसल्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू आप उनका सेवन कर सकते हैं, जो वर्धन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। ये मॉर्निंग के मतलब सुबह के प्रहर में आपको बताया जाएगा, या कोई दवाई जो चाह रही है उसके साथ सेवन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको उसके साथ सेवन करने से उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। फिर होता है सेवन्थ मंथ में जैसे हमने बोला कि पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं फुल्ली डेवलप नहीं हुआ तो भी ऑलमोस्ट
बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं। तो हम लोगों को इस मंथ में भी बदुरस्कंद और घृत जैसे प्रिपरेशन का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। फिर 8वें महीने में जो यवागु बोली गई है, जो भात का, जैसे हम लोग राइस का खीर सेवन कर सकते हैं, फिर शीरपाक हो गया, घृत हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग ये मंथ में फॉलो कर सकते हैं। ये हो गया आचार्य चरक जी के अकॉर्डिंग टू। फिर आचार्य वाग्भट जी ने अपने ग्रंथ में मेंशन किया है कि जैसे दो वृद्धावस्था जो बोली गई है, जो हम लोग मराठी में डोहाळे बोलते हैं, और जब अगर हम लोगों को और ज़्यादा एलोबरेट करना होगा तो मदर्स में प्रेगनेंसी के दौरान जो क्रेविंग होती है कि मुझे आज ये खाने की इच्छा हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग जो होती है, वो हम लोगों को, अगर वो पथ्य अपथ्य में आ रही है, वो हम लोगों को खानी नहीं चाहिए। ये चीज़ों में भी आ रही है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ी क्वांटिटी में दे सकते हैं। जैसे फर्मेंटेड फूड हमने नहीं बोले हैं, शुरुआती के मंथ में नहीं खाना चाहिए। जैसे पित्त बढ़ने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फर्मेंटेड फूड नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर मदर को खाने की इच्छा हो रही है, जैसे फरसान जैसी चीज़ें, जिससे एसिडिटी बढ़ सकती है, फर्मेंटेड चीज़ें से मदर को तकलीफ हो सकती है, नौशा वोमिटिंग हो सकता है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर वो मदर को खाने की इच्छा हो रही है तो उसके लिए भी आचार्य वाग्भट जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से श्लोक फॉर्म में मेंशन किया है कि देयम अप्य हितम तस्से अल्पम ही अहितम अल्पकम, मतलब हितम अहितम अल्पकम, मतलब देयम अप्यहितम तस्से, मतलब कि वो जो हमें देना है वो अगर पथ्य में भी इंक्लूड हो रहा है, हम लोगों को नहीं देना है, लेकिन वो मदर की क्रेविंग है तो हम लोगों को उसको अल्प मात्रा में देना चाहिए। तो उसको मदर को हार्मफुल भी नहीं होगा और उसकी क्रेविंग जो है वो भी सबसाइड होगी। और अगर हम लोग ये फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए भी आचार्य चरक जी ने एक श्लोक में, आचार्य वाग्भट जी ने एक श्लोक फॉर्म में बोला है कि श्रद्धा विघात गर्भस्य विकृति श्रुति रेवश्च, मतलब अगर हमने उसके प्रेगनेंसी के क्रेविंग नहीं फुलफिल करे तो बेबी में विकृति उत्पन्न हो सकती है। जैसे हमारे मराठी में बोला जाता है कि मदर की क्रेविंग फुलफिल नहीं करी 4th मंथ के ऑनवर्ड्स तो कान फूटता है, फिर बेबी के शेप मतलब जो डिफॉर्मिटी जैसे फॉर्म होती है। इसलिए मदर को जो भी खाने की इच्छा हो रही है वो देना चाहिए। लेकिन इसका क्या है कि आप दे सकते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में। और जब भी आपको आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बोले कि ये चीज़ें नहीं खानी है तो आप बस उनको एक बार ये पूछ लीजिएगा कि हम लोगों को ये खाने की इच्छा हो रही है तो आपको उसमें भी क्या मतलब हेल्प हो सकता है, जैसे क्या खा सकते हो। जैसे फर्मेंटेड फूड खाने की इच्छा हो रही है आपको, तो मदर ने अपने आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को बोला कि मुझे अभी इडली सांभर ऐसा कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो आपको आयुर्वेद प्रैक्टिशनर काफ़ी अच्छी तरीके से बताएंगे कि उसमें से आप क्या खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं। अगर आपको सांभर इडली ये सब चीज़ें खानी है तो आपको वो स्पाइसेस कम रखना है, तो आपकी क्रेविंग भी फुलफिल होगी। और आपको अगर अनअवॉइडेबल कुछ होगा तो वो भी बताया जाएगा। लेकिन आप कृपया करके अपने प्रैक्टिशनर को पूछ के ये सारी चीज़ें कीजिए, जिससे आप कंसल्ट करते हैं तो आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग अगर बोलेंगे कि अल्प मात्रा में ही खाया है, लेकिन चिंच अल्प मात्रा में खाइए, लेकिन ये सब उष्ण द्रव्य है, ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन आपको जो ट्रीट कर रहा है वो प्रैक्टिशनर को समझ आती है, तो अगर उनको लगता है कि आप ये खाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी तो आपको बताएंगे। अगर आप उनको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग टू अभी जो कंडीशन है, करंट कंडीशन, किसी किसी मदर को एवर्शन टेंडेंसी रहती है, किसी मदर का कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का हिस्ट्री रहता है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपके प्रैक्टिशनर आपको बताएंगे कि आपको ये चीज़ें खानी है या नहीं खानी है। फिर हो गया कि हम लोग क्या खा सकते हैं, जैसे दाड़िम हो गया, ये जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, रुद्य जो बोला गया है दाड़िम को, तो ये अनार जो होता है यह रुद्य भी बोला गया है। इसका अम्ल रस होते हुए भी ये मधुर गुणात्मक होने के कारण ये हीमोग्लोबिन तो बढ़ाएगा, लेकिन जो रसक्षय जो होता है, मदर में जो वीकनेस आता है, ये भी अच्छे से कवर कर सकता है। तो इसीलिए ये फ्रूट हम लोग खा सकते हैं। फिर हो गया अखरोट हो गया, बादाम हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो ड्राई फ्रूट्स बोली गई है, ये आप भिगो के खाइएगा तो इसका उष्ण गुण जो रहता है वो सबसाइड हो जाएगा। और आपको ये डेली एक खा सकते हो, तो उसमें आप भिगो के नेक्स्ट डे उसका छिलका निकाल के आप इसको खा सकते हो। फिर हम लोगों को जैसे शिंगाड़ा पता होगा, तो ये शिंगाड़ा की खीर हो सकती है, या तो फिर शिंगाड़ा का मैश करके शक्कर डाल के आप लोग उसको शीरा फॉर्म में भी खा सकते हो, तो ये भी आपके लिए
बल्य के तौर पे काम करेगा। तो आपको ये सब चीज़ें खानी है। फिर आपको कौन सा फ्रूट अवॉइड करना है, तो आपको स्पेसिफिकली पाइनएप्पल अवॉइड करना है, क्योंकि ये उष्ण गुण होने के कारण हम लोग इसको प्रीफर करने के लिए नहीं बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी में। फिर इक्शू जो बोला गया है, गन्ना जूस जो बोला गया है, वो प्रेग्नेंट लेडी ने नहीं खाना चाहिए। तो ये आपको गन्ने का जूस जो बोला गया है, पहले जो 5 मंथ से है उस तक, जब तक गर्भ अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ होता है, मांस का गोला अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ होता है, तब तक आपको ये अवॉइड करना है, क्योंकि ये उष्ण होने के कारण किसी किसी को एबॉर्शन वाला ये भी हो सकता है, जिसको टेंडेंसी है उसको। फिर कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, तो आप लोग सारी पाले जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है वो सारे खा सकते हो, लेकिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे गवार फली हो गया, इसका रिसर्च बेस भी है कि इससे रेयरेस्ट सिनारियो में कन्वर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन वो रेयरेस्ट सिनारियो आपके साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको गवार फली भी खानी है। तो जैसे हमने बोला कि देयम अप्य हितम तस्य, तो आपको अगर खाने की इच्छा ही हो रही है तो आप उसको अल्प मात्रा में खाइए। डेली या मंथली वीकली 2-3 बार खा रहे हो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपको अहितकर बोला गया है। फिर ब्रिंजल हो गया, जिसमें एबॉर्शन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, तो ब्रिंजल को भी पाया गया है कि ब्रिंजल भी एबॉर्टिफिसेंट है, तो इसीलिए उसको ब्रिंजल को भी अवॉइड करना चाहिए। फिर दूसरा जो है ड्रम स्टिक जो बोलते हैं, उसको भी हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसको भी आप थोड़ा कम क्वांटिटी में खाना चाहो तो खा सकते हो। और फिर जैसे पपया हो गया, ये हम लोग डिलीवरी के बाद मदर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जो राइपन पपाया रहता है, जो पका फल रहता है, उसको हम लोग नहीं बोलते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो उष्ण गुण होने के कारण इससे भी एबॉर्शन की टेंडेंसी हो सकती है। तो और क्या हो गया, जो टोंडली बोलते हैं, छोटे छोटे ये जो रहते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आपको तो अल्प मात्रा में खानी है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सेसिव खाना है या तो आपका डाइट ही वो है, तो आप थोड़ा अपना प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके ही चीज़ें कीजिए। आपको क्या खाना है नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आप जब कंसल्ट करते हो वो तभी बताई जाती है। तो उसमें आपको आपका अगर अलग कुछ डाइट है उसको एक्सक्लूड करके, तो आप अपने कंसल्टेंट को बता सकते हैं कि हम लोग ये खा रहे हैं तो ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते, क्योंकि कई बार हम लोगों को वो लगता है, जैसे दही के बारे में भी बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां है कि वो ठंडा होता है तो हम लोगों को खाना चाहिए, नहीं, लेकिन वो उष्ण गुण होने के कारण वो उष्णता बढ़ाएगा, ना कि शीतलता देगा। उसमें संस्कार करने के बाद मंथन संस्कार करने के बाद, मथने के बाद उसका तक्र जो होता है वो शीतल गुण होता है। और दही भी जो हम लोग बोलते हैं कि मृत्तिका पात्र में, जो मटके के में लगाया दही होता है, वो अच्छा रिजल्ट देता है, ना कि स्टील के या एल्युमिनियम के बर्तन में जो लगाया जाता है वो। तो ये आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होने के कारण भी आपके साथ कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो सकती है, तो आप बेटर है कि आप अपने कंसल्टेंट को बता के कीजिए। फिर हम लोगों को ये हो गया आहार कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। फिर हो गया विहार, मतलब हम लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए, जैसे उसके लिए भी उसके लिए भी वाग्भट जी ने अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन किया है। उन्होंने बोला है कि अति व्यायाम आयासम भार प्रावरम गुरु, अति व्यायाम नहीं करना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा थके वैसे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी भाग भाग के, कोई वर्किंग वूमेंस रहता है, मुझे अभी जल्दी से लॉग इन करना है, जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करना है, तो उसके चक्कर में प्रेगनेंसी में भी भाग भाग के दौड़ दौड़ के नहीं काम करना चाहिए। खड़े खड़े खा लिया और भाग के ट्रेन पकड़नी है या तो फिर कहीं जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है कि एक्सेसिव आयास भी नहीं करना चाहिए, अति व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी में व्यायाम नहीं करना है ऐसा नहीं है, आपको व्यायाम करना है, बट कौन सा करना है और कितना करना है इसके भी कुछ मात्राएं होती है, तो ये आप अपना डिटेल अपना कंसल्टेशन मतलब कंसल्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद बोला है कि भार प्रावरम गुरु, मतलब जो हेवी चीज़ें होती है ना उसको हम लोग कैरी नहीं करना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा हेवी, जैसे कपड़े भी हो गया, कोई ब्लैंकेट भी जो हम लोग सोने के टाइम यूज़ करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें आप अपने नहीं ओढ़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर होता है अकाल जागरण असपन कठिन उत्कटासनम। अकाल जागरण मतलब जो बोला गया है कि रात में ज़्यादा टाइम तक जागरण नहीं करना चाहिए। उसके बाद
हार्ड सरफेस जो हो गया उस पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। जैसे आप वर्किंग वूमन भी है तो आपको सॉफ्ट जो पिलोज रहती है या तो फिर सॉफ्ट बेस जो चेयर्स रहेंगी, कुशन से वाली चेयर रहेंगी, उस पर आप प्रीफर कीजिए बैठने का। क्योंकि इसका एक और भी ये है कि जैसे उत्कटासन कठिन हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना है, तो नहीं बैठना है क्योंकि इससे आपको बाद में जाके जैसे आपका अगर 7th-8th मंथ चल रहा है और आपका जैसे हार्ड सरफेस पे बैठने का ज़्यादा टेंडेंसी है, तो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसे महिलाओं में, क्योंकि वेट बढ़ने की वजह से वैसे ही कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें होती है। और फिर एनल रीजन में जो वेन्स है वो रप्चर होके फिर अदर्स जो एनल डिसऑर्डर्स जैसे हिमोराइड्स हो गया, फिशर हो गया, ये सारी चीज़ें भी उस मदर में या लेडी में दिखाई देती है। इसीलिए आपको सॉफ्ट सरफेस पे बैठना प्रीफर करना है। फिर हो गया क्रोध, शोक, उद्वेग, श्रद्धा विधारणम। मतलब आपको एक ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, कोई कोई बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में रहता है। जैसे कोई किसी का कंपनी का अभी कुछ वर्कलोड चल रहा है, किसी का अप्रेजल फेस चल रहा है, या तो फैमिली में कुछ इश्यूज़ है, तो वो सारी चीज़ों का टेंशन आपको लेके नहीं चलना है। क्योंकि आप जो सोचोगे, खाओगे, देखोगे, वो सारा आप अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर रही हो। ये चीज़ें ध्यान में रख के आपको ये चीज़ें करनी है। क्योंकि आप एक से ज़्यादा चिड़चिड़ करोगे, ये सारी चीज़ें आपका पित्त ही बढ़ाने वाली है और वो ही ट्रांसफ़र होगा आपके बच्चे में। उसमें उसके मेंटल ग्रोथ भी वैसा ही होगा जैसा आप उसमें डेवलप करना चाहते हो। तो आपको बहुत ही सात्विक तरीके से कामली हर चीज़ें हैंडल करनी है। आप वर्किंग वूमन हो तो उसमें भी आपको अपने लिए क्या बेटर है, उसमें आप क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये करके आप चीज़ें कीजिए, ना कि स्ट्रेस लेके कीजिए। फिर हो गया उपवास, अति तीक्ष्ण गुरु विष्टम्भ्य भोजनम। मतलब उपवास जो हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग टू ईयरली कुछ ना कुछ फास्टिंग के रहते हैं, जैसे फेस्टिवल्स रहते हैं, तो अपना अपना बिलीफ है कि मैं तो हर साल करती हूँ तो मैं इस बार भी करूँगी। उपवास वैसे प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, बोला है गया है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको बिना खाए नहीं रहना है। लेकिन आपको अगर करना है उपवास, तो उपवास क्या होता है, तो हम लोग पर्टिकुलर कोई चीज़ जो हम लोग डेली खाते हैं वो अवॉइड करके और मेडिटेशन जैसी चीज़ें करके खुद को शांत रख के, ये सारी चीज़ें खुद में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने के लिए उपवास चीज़ें करते हैं। और डाइट भी जो फलाहार बोला गया है ये सब सात्विक में आता है, तो ये सारी चीज़ें इसी के लिए इंक्लूड होती है। अगर आप उपवास कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो और आपने अगर आप साबूदाना खिचड़ी खा लिया, बगर खा लिया, तो इससे आपका पित्त बढ़ेगा और आपको तकलीफ होगी। आपको मे बी वोमिटिंग भी हो सकता है, आपका सिर दर्द भी चालू हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि ये पचने में हेवी तो होता ही है, लेकिन ये पित्त दोष को बहुत बुरी तरीके से बढ़ाता है। तो यूजुअली भी बगर साबूदाना खाने के पहले पित्त प्रकृति के पेशेंट ने ये अवॉइड करना चाहिए, ये बोला ही गया है। लेकिन प्रेगनेंसी में भी आपको अगर खाना है, आपको उपवास ही रखना है, तो आप ये फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। फिर ये शिंगाड़ा जो बोला गया है ये आपको बाधा नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें आप प्रिफर कर सकते हैं खाने में। जो मधुर रसात्मक जो बोली गई है, आचार्य चाणक्य जी ने मधुर स्कंदगन में जो बोला गया है, वो सारी चीज़ें आप प्रीफर कर सकते हैं। दूध का सेवन अच्छे से कर सकते हैं, शिंगाड़ा जैसी चीज़ें खा सकते हैं। फिर अनार जो मैंने बोला वो खा सकते हैं। फ्रूट का ज़्यादा मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं, तो इससे आपको उपवास में भी जो तकलीफ़ होगी वो भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अगर बोला जाए तो अगर पॉसिबल है तो आप नहीं करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। फिर गुरु और विष्टम्भ भोजन, मतलब जो पचने में हेवी हो ऐसा डाइट आपको नहीं करना है। जैसे मदर ने एक बार खाने बैठ गए तो वन टाइम में ही बहुत सारा खाना खा लिया, फिर शाम में स्किप कर लिया, वैसा नहीं करना है आपको। फ्रिक्वेंट डाइट भी रख सकते हैं, जैसे आपको अभी एक चपाती खा के भी सुध लग रहा है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको फिर से भूख लगेगी तो आप खा सकते हो। ऐसा नहीं कि वन टाइम में आप खा के ये करें, क्योंकि पहले ही जो अग्नि रहती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, अग्नि मांद्य बोल सकते हैं, वो स्टेज में आपका रहता है। कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी भूख नहीं लगती है। इस स्टेज में अगर आप एक्सेस खा लेंगे तो कभी कभी वोमिटिंग जो बोलते हैं, नॉशिएटिंग चालू हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। तो इससे अगर फोर्सफुल वोमिटिंग होगा तो बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, या तो फिर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है एक्सेस एब्डोमेन पे प्रेशर आने की वजह से। तो इसीलिए आपको
प्रॉपर क्वांटिटी में धीरे धीरे मतलब खाना चाहिए। और आपको फ्रीक्वेंट डाइट भी रखना है तो आप रख सकते हो कि आपका अगर डाइट 2 चपाती है तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो आप भी थोड़ा खा लिया, अभी थोड़ी देर के बाद भूख लगी तो आप फ्रूट्स खाए, फिर थोड़ा देर के बाद फिर से आपको कुछ खाने की इच्छा हो तो आप खा सकते हो। तो उससे अच्छे से पचन भी होगा और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। थोड़ा आप वॉक कर सकते हैं, तो स्लोली, लेकिन बहुत फास्ट नहीं, वैसा आप वॉक भी कर सकते हैं तो आपको जो वॉमिटिंग वगैरह जो है वो सब चीज़ें नहीं होगी। फिर ग्रंथ में इसमें ग्रंथ में रक्त निवासनम बोला गया है। आपको पता होगा भी शायद कि हमारे पुराने जो रहते हैं, मदर्स के नानी वगैरह जो रहती है वो भी बोलती है कि रेड कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी दी गई है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं, रेड कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए ये प्रेगनेंसी के दौरान। फिर बोला गया है कि मद्यपान नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मदर अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप खाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप सात्विक डाइट को फॉलो करते हुए भी अच्छे तरीके से प्रेगनेंसी मेंटेन करते हुए 3 kg जो नॉर्मल वेट है, बर्थ वेट है बेबी का, उसको डिलीवर कर सकते हैं विथ हेल्दी बेबी। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज या अंडे खाने से ही हेल्दी बेबी होगा। आपको सात्विक डाइट मेंटेन करने से, पनीर, दूध जैसी चीज़ें, घृत जैसी चीज़ें सेवन करने से, सात्विक आहार फॉलो करने के बाद भी आपको प्रॉपर वेट का जो बोलते हैं हेल्दी बेबी को आप डिलीवर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग टू फॉलो कर सकते हैं। और उसके दौरान अगर आप सात्विक डाइट फॉलो भी करते हैं तो जो हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, जैसे नेक्स्ट में क्या होता है, जो जैसे हमने अभी फर्स्ट सेशन में बोला कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, अभी हमने बताया कि खाने में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, फिर आपको कौन सा ज़्यादा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, ऐसे सारी चीज़ें हमने बताई बिहार में। अभी हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे आपको कि अभी आपको जैसे मेडिटेशन हो गया, फिर मंत्र चिकित्सा हो गई। जो मंत्र चिकित्सा मतलब जो भी आपके धर्म के अकॉर्डिंग टू जो भी मंत्र आपके घर में चलते हैं, जैसे ओमकार मंत्र हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र हो गया, कोई हनुमान चालीसा सुनना पसंद करता होगा, या तो फिर अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग टू जो भी ग्रंथ होंगे उनके जो भी मंत्र होंगे वो सुनना प्रीफर करता होगा। ये सारी चीज़ें भी गर्भ संस्कार में आती है और इसका भी म्यूजिक थेरेपी का वाइब्रेशंस भी बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो ये आप अगर सात्विक डाइट फॉलो करते हुए भी करेंगे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव ऑरा के साथ आप अपने बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। फिर लास्ट में बोला गया है कि उत्तान शयन मतलब पेट पे सोते हैं, मतलब प्रेगनेंसी भी नहीं रही तो पेट के बल नहीं सोना है, गर्भाशय को प्रेशर आए ऐसे चीज़ें, ऐसा उल्टा नहीं सोना है हम लोगों को। मदर को तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, मदर को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ही सोना है। ये चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के पहले भी अवॉइड करनी है, नॉर्मल जो गर्ल्स रहती है उनको भी अवॉइड करनी है, और प्रेगनेंसी में तो अवॉइड करनी ही है। आपको अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए बेबी को तो आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ही सोना पड़ेगा। तो इसके लिए उससे आपको बेबी को डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं होगा और अच्छे तरीके से उसको सारी जो न्यूट्रिशंस है, जो नरिशमेंट जो बोलते हैं हम लोग, मदर जो खा रही है उसका अच्छे से सप्लाई हो सकता है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग म्यूज़िक थेरेपी के बारे में बताएंगे। आपको ये वीडियो में कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई डाउट्स होंगे, या तो फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके हमारे वीडियो के नीचे पूछ सकते हो, या तो फिर जो भी चाहे तो मुझे आप पर्सनल कांटेक्ट करके पिंग करके भी पूछ सकते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।